हेलो दोस्तों, एम स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज अभी हम करने वाले हैं जो रिमेन 30 क्वेश्चन हैं जो हमारे जो बचे हुए हैं वो अभी हम लोग शुरू करते हैं। और अब तक हमने राजनीति विज्ञान फर्स्ट ईयर में जो करीब 90 क्वेश्चन हम अब तक कर चुके हैं और 90 क्वेश्चन की वीडियोज है जो आपने देख ली होगी। और अगर नहीं देखी है तो मेरी पिछली जो 3 वीडियो है आप उनको देख सकते हैं। और अगर आपको आंसर की डाउनलोड करनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरी आंसर की का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें आपको जो आंसर मिलाने हैं वो क्वेश्चन के नंबर के आधार पे नहीं मिलाना है, क्वेश्चन और आंसर को देखकर अपना क्वेश्चन जो है वो मिलाना है आपने। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि चौखंबा राज्य का सिद्धांत का समर्थन किसने किया था। चौखंबा राज्य का मतलब है दोस्तों यहां पर हु एडवोकेट द थ्योरी ऑफ 4 पिलर स्टेट। 4 पिलर स्टेट की जो थ्योरी है दोस्तों वो दी थी आर एम लोहिया ने। राम मनोहर लोहिया ने यह सिद्धांत दिया था और उन्होंने इसमें 4 बातें कही थी। उन्होंने चौखंबा बताया था, एक तो गांव का था, दूसरा जिला कहा, और तीसरा प्रांत, और चौथा जो है वो केंद्र को। ये इन्होंने 4 पिलर बताए थे। इन्होंने चौखंबा राज्य का जो सिद्धांत है वो राम मनोहर लोहिया का कोई संविधान बनाने की दिशा में एक अलग कदम है हमारा। अब और जो गांव, जिला, प्रांत, केंद्र, इन सभी को क्या है एक साथ जोड़ के रखेगा। तो इन सभी का योगदान है गांव, जिला, प्रांत, केंद्र। तो ये चौखंबा राज्य, इसको बताया राम मनोहर लोहिया ने। तो इसका दोस्तों फर्स्ट आंसर जो है आपका बिल्कुल सही होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है खाम, KHAM, खाम का गठबंधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजनीति से जुड़ा हुआ है। यहां पे खाम में देखिए दोस्तों, खाम में लिखा हुआ है कि KHAM। ये खाम दोस्तों जो है के का तो था क्षेत्रीय। जब क्षत्रिय दोस्तों आप इंग्लिश में लिखते हो तो के पहले आता है, फिर एस एच आता है, तो के साइलेंट होता है, इसलिए वो क्षत्रिय है तो वो एस नहीं समझना है, वो के होगा। और एच से होगा हरिजन, और ए से आदिवासी, और एम से होगा मुस्लिम। ये सिद्धांत जो दोस्तों है वो दिया था कांग्रेस के माधव सिंह सोलंकी ने। माधव सिंह सोलंकी, आप नोट भी कर सकते हैं इसको। माधव सिंह सोलंकी ने दिया था। 1980 के चुनाव के अंदर इस सिद्धांत को दिया गया था। और जो गुजरात में जो चुनाव हुए थे उस टाइम उसमें यह सिद्धांत दिया गया था। अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने यह सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय, हरिजन और आदिवासी और मुस्लिम को साथ में जो है जोड़ा था। और ये जो दोस्तों ये जो सिद्धांत है, इसकी जो थ्योरी दी गई थी वो जीना भाई दर्जी के द्वारा दी गई थी। जीना भाई दर्जी, जीना भाई दर्जी के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था, कांग्रेस ने दिया था। और ये अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए खाम गठबंधन बोला जाता है इसको। इसकी वजह से प्रभाव ये पड़ा था कि जो पटेल है वो कांग्रेस से अलग हो गए थे, गुजरात में स्थायी रूप से अलग हो गए थे उनसे। तो उन इसलिए अलग हो गए थे क्योंकि इन्होंने इस प्रकार के गठबंधन की स्थापना की थी यहाँ पे। तो ये जो गठबंधन है दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन है आपका, इसमें तीसरा जो ऑप्शन है गुजरात दे रखा है, आप दिख रहा होगा आपको। तो तीसरा जो गुजरात है वो सही हो जाएगा। ये गुजरात के चुनाव से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गरीबी हटाओ भारत के किस लोकसभा निर्वाचन का प्रमुख नारा था। देखिए दोस्तों, गरीबी हटाओ नारा जो है वो भारत में, इसमें देख रहे होंगे आप 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1957, 77, 1971 और 1980। तो ये जो दोस्तों है, ये जो नारा जो था ये 1971 के लोकसभा चुनाव का नारा था। और उस समय इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था। तो ये कांग्रेस की तरफ से नारा था गरीबी हटाओ का। और जो गरीबी हटाओ नारा उस टाइम दिया गया था, इसमें इस टाइम में कांग्रेस ने 352 सीटें जो है हासिल की थी। और मतलब ये जो चुनाव जो था ये 5वीं लोकसभा का चुनाव था। 5वीं लोकसभा के चुनाव में ये कांग्रेस के द्वारा नारा दिया गया था, जिसमें जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरी बहुमत से आई थी। और यही जो टाइम था दोस्तों, उसके बाद में 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। और उसके बाद में जो है फिर भारत में पहली बार जो है वो गैर कांग्रेसी सरकार, जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। तो ये 1971 का जो नारा था ये उस समय लोकसभा चुनाव का नारा था। तो ये कांग्रेस गया। तो तीसरा ऑप्शन दो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्लेटो की किस पुस्तक का महात्मा गांधी द्वारा गुजराती में अनुवाद किया गया था। तो दोस्तों ये जो है ये प्लेटो की जो पुस्तक है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें एक है चार्मिडीज क्रिटो रिपब्लिक अपोलोजी। तो ये जो अनुवाद
है गांधी जी के द्वारा किया गया था, गुजराती भाषा में अपोलोजित है। अपोलोजी जो है उसकी रचना, जैसे मैंने प्लेटो पढ़ाया था तो उसमें बताया भी गया था कि माफीनामा बताया गया इसमें प्लेटो ने, जिसमें सुकरात को जब दंड सुनाया गया था तो उसमें कुछ माफीनामा से संबंधित ये अपोलोजी। अपोलोजी का मतलब ऐसे माफी मांगना होता है, क्षमा याचना करना होता है, तो उसमें लिखा गया था और उसमें नैतिकता से जुड़ी हुई जो बातें थी वो गांधी जी ने ग्रहण अपोलोजी में से, और इसका अनुवाद किया था गुजराती भाषा में, जो गांधी जी का इंडियन ओपिनियन नामक एक साप्ताहिक पत्रिका थी वो छपा करती थी, उसमें जो है गांधी जी के विचार अपोलोजी से जुड़े हुए थे। और बाद में दोस्तों इसके है वो सर्वोदय नाम की जो पुस्तक प्रकाशित हुई गांधी जी, उसमें भी इस तरह के विचार जो है मिलते हैं। तो ये अपोलोजी जो दोस्तों, इसमें फोर्थ जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेहरू ने स्वयं पर जिन व्यक्तियों का सर्वाधिक प्रभाव स्वीकार किया है वह समूह पहचानिए। देखिए दोस्तों, नेहरू ने स्वयं पर जिन व्यक्तियों का सर्वाधिक प्रभाव स्वीकार किया है वो मोतीलाल नेहरू और गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। हम तीसरा जो है वो हम इसको सही मान के चल रहे हैं, और हमारी टीम ने ये जो मोतीलाल नेहरू, गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर यही आंसर ढूंढा है, हम अभी इसको यही सही मान के चल रहे हैं। जो आरपीएससी जो भी आंसर की जारी करेगी अकॉर्डिंग सही हो, हम तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही मानते हैं इसमें। करते हैं अगले क्वेश्चन पे बात। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जाति प्रथा का उन्मूलन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक में अंबेडकर ने अस्पृश्यता से मुक्ति तभी संभव मानी है जब हो अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय खानपान, या अंतरजातीय विवाह का मतलब है दोस्तों इंग्लिश में देखो इंटरकास्ट मैरिज लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, और इंटरकास्ट डाइनिंग लिखा हुआ है, मतलब खान पान डाइनिंग का, और जैसे डाइनिंग टेबल बोलते हैं खाने से संबंधित होती है, तो वो यहाँ पर इंटरकास्ट डाइनिंग मतलब ईटिंग टुगेदर, साथ साथ खाना खाना, और समान शिक्षा व्यवस्था, कॉमन एजुकेशन सिस्टम, और शासन में भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। तो यहां पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि ये पूछा जा रहा है कि जो अंबेडकर ने इस अस्पृश्यता मतलब जो छुआछूत जो चीजें चलती थी समाज में उसका खात्मा जो है, उसकी समाप्ति जो है किसको माना है, कि कब कौन सी इनमें से चारों में से कौन सी चीज जब होगी तब वो मानेंगे भाई अस्पृश्यता समाप्त हो गई है। तो अंतरजातीय विवाह बिल्कुल सबसे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। अंतरजातीय विवाह का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार के जाति धर्म को जातीय विवाह कहलाता है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, जाति प्रथा का उन्मूलन पुस्तक में अंबेडकर ने अस्पृश्यता से मुक्ति तभी संभव मानी है। तो इसमें क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय खानपान, अंतरजातीय विवाह को अगर हम इंग्लिश में करें तो ये होता है इंटरकास्ट मैरिज, और अंतरजातीय खानपान जो है इसको इंटरकास्ट डाइनिंग। तो ईटिंग टुगेदर, डाइनिंग मतलब जैसे डाइनिंग टेबल होती है खाने की टेबल, तो खाने से मतलब खानपान से जुड़ी हुई बात कर रहा है ये। और तीसरा ऑप्शन है समान शिक्षा व्यवस्था, कॉमन एजुकेशन सिस्टम, और शासन में भागीदारी में चौथा ऑप्शन कह रहा है पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, मतलब शासन में भागीदारी मिले। तो यहां ये चार ऑप्शन में पूछना चाहता है कि जो डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर जो है, डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस कंडीशन में मानेंगे कि जाति प्रथा जो है उसका क्या हो चुका है, अंत हो चुका है। तो यहां पर अंतरजातीय विवाह बिल्कुल सही है दोस्तों। अंतरजातीय विवाह सही इसलिए क्योंकि अंतरजातीय विवाह का मतलब हो गया कि किसी भी जाति धर्म को महत्व नाम देकर, किसी भी जाति धर्म को महत्व नाम देकर विवाह करना। तो मतलब किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति किसी से भी क्या कर लेगा, शादी कर लेगा। तो यहां ज्यादातर जो है धर्म को नहीं जाति की बात हम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि धर्म जैसे है तो धर्म हिंदू धर्म जैसे, हिंदू धर्म में बहुत सारी जातियां हैं, और जातियां होने के कारण क्या है कि लोग जो अपनी जाति अपने समाज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, विवाह करते हैं। लेकिन अगर कास्ट सिस्टम को खत्म करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जाति जो व्यवस्था है उसको समाप्त करना पड़ेगा, या जाति व्यवस्था को महत्व नहीं देना पड़ेगा। तो उसमें यह माना जाएगा कि कोई भी जाति का व्यक्ति किसी से भी क्या कर सकता है, विवाह कर सकता है, क्योंकि इंसान इंसान को मानकर विवाह किया जा सकता है। तो यहां पर अंतरजातीय विवाह एक खानपान, अंतरजातीय खानपान भी बिल्कुल वैसी बात है दोस्तों कि अगर किसी को छोटा नहीं समझा जाए समाज में, और कोई भी अपने आप को बड़ा नहीं समझे, सभी लोगों को बराबर समझा जाए, सभी लोग साथ में खाना खाएं, तो ये
क्या होगा, इसमें अंतर जातीय खान पान भी इसमें आएगा, मतलब खान पान से जुड़ा हुआ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, जाति से जुड़ा हुआ, तो ये भी एक प्रकार से कास्ट का एनिहिलेशन है, कास्ट को खत्म करने के बराबर है। उसके बाद में समान शिक्षा व्यवस्था, समान शिक्षा व्यवस्था जो दी हुई है, समान शिक्षा व्यवस्था का मतलब जाति को खत्म करने से नहीं होता है। समान शिक्षा भारत में आज भी दी जाती है, समान शिक्षा सबके लिए, हमारा शिक्षा का अधिकार भी है, जिसे आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 21A जो है वो 2002 में जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहां पर समान शिक्षा व्यवस्था नहीं होगा, शासन में भागीदारी भी नहीं होगा, शासन में भागीदारी आज भी है लेकिन इससे जाति का संबंध नहीं होता। तो पहला और दूसरा ऑप्शन इसमें दोस्तों बिल्कुल सही है। तो इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आप सही मानेंगे आंसर के अकॉर्डिंग, मतलब पहला है दूसरा। तो चलिए दोस्तों करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है दलित पैंथर्स आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। दोस्तों मैं आपको इसके पहले उत्तर बता देता हूं, इसका जो उत्तर है वो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई थी। दलित पैंथर जो है वो 1972 में महाराष्ट्र में एक आंदोलन हुआ था जो सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए था। और ये जो आंदोलन है दोस्तों, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा महात्मा ज्योतिबा फुले की शिक्षाओं से प्रेरित था। इनकी शिक्षाओं से प्रेरित ये आंदोलन था, दलित पैंथर्स आंदोलन जिसको बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो आपका 3 नंबर जो वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दलित पैंथर्स आंदोलन 3 नंबर सही होगा। करते हैं अगले बात। अगला क्वेश्चन दे रखा दोस्तों, इसमें आपको दे रखा है कि सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 दे रखी है, दूसरी तरफ सूची 2 है। और सूची 1 में आपको राजनीतिक दलों के नाम दे रखे हैं। राजनीतिक दलों में आपको डीएमके, एआईडीएमके, तेलुगु देशम और असम गण परिषद दे रखा है। और दूसरी तरफ इनकी स्थापना का समय दे रखा है। तो इसमें देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम एआईडीएमके के बारे में, पहले डीएमके के बारे में करते हैं। 1 नंबर पे ऑप्शन आपका डीएमके है। तो डीएमके जो है दोस्तों, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसका पूरा नाम द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है। 1949 में इसकी शुरुआत होती है और ये जो है जस्टिस जो पार्टी है, इसके एक प्रकार से इससे अलग होकर इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, जस्टिस पार्टी। तो ये निकली हुई पार्टी और 1949 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और अगला दे रखा है एआईडीएमके, और इसके दोस्तों सीएन अन्ना दुरई जो है वो इसके संस्थापक थे उस टाइम। और उसके बाद में दे रखा है एआईडीएमके। तो एआईडीएमके का पूरा नाम है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। जो जयललिता है वो इसी पार्टी से जुड़ी हुई थी दोस्तों, जो उससे अलग हुई थी, बाद में डीएमके से अलग होकर उन्होंने एआईडीएमके बनाई थी। तो यहां अगर आपने ए पर तीसरा ऑप्शन टिक किया है तो आपके बाकी सारे ऑटोमेटिक ही सही हो रहे हैं यहाँ पे। तो ए का तीसरा, तो ये चौथा ऑप्शन जो है इसमें ए का थर्ड होता है। तो इसके अकॉर्डिंग बी का अगर हम देखें तो बी का फोर्थ है, मतलब 1972 में, बिल्कुल सही है। 1972 में एआईडीएमके की स्थापना हुई थी। उसके बाद में तेलुगु देशम, तो तेलुगु देशम के लिए 1982 यहाँ पे तेलुगु देशम जो है दोस्तों, ये 1982 में इसकी स्थापना होती है। और इसके संस्थापक एनटी रामाराव थे। और बाद में जो चंद्रबाबू जो नायडू है वो इस पार्टी को है बहुत ऊंचाइयों तक लेके गए थे। और उसके बाद में आता है तेलुगु देशम हो गया। उसके बाद में असम गण परिषद, असम गण परिषद की स्थापना दोस्तों 1985 में। और ये वर्तमान में असम में भाजपा पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार बनाकर बैठी है असम में। तो ये जो 4 राजनीतिक दल हैं, उसमें मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि इस प्रकार का जब भी आप कोई क्वेश्चन देखो तो सबसे पहले आप वो ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करो जो आपको सबसे पहले आता हो, मतलब बाकी ऑप्शन को छोड़कर जो आपको पहले आता हो सकता है कि उस क्वेश्चन से ही आपके सारे आंसर जो है निकल जाएं। जैसे डीएमके के बारे में अगर आपको पता है तो बाकी सभी के सवालों के जवाब आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक आपको कंफर्म है तो बाकी को आप अपने आप ही सही मान लीजिए और उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बशर्ते वो ऑप्शन किसी दूसरे में नहीं होना चाहिए। तो इसका दोस्तों फोर्थ आंसर जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में भी आपको देखो सूची दे रखी है, सूची फर्स्ट, सूची 2। तो इसमें आपको बताना है कि एक तरफ तो राजनीतिक पार्टियों के नाम है और दूसरी तरफ जो है वो व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं और उनको मैच करना है कि कौन सी पार्टी से संबंधित है। तो यहां पर 1 नंबर पे आपको एएस डांगे दे रखा है। तो एएस डांगे जो है दोस्तों, इसमें भारतीय जनसंघ स्वतंत्र पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो यहां एएस डांगे जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है। और कम्युनिस्ट पार्टी जो दोस्तों हमारे केरल में क्रियान्वित है, अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी इसका अस्तित्व है। और एस डांगे का फोर्थ हो गया। तो एस डांगे का फोर्थ अभी भी ए और बी, फर्स्ट और फोर्थ में दे रखा है। उसके बाद में चलते हैं बी,
एसपी मुखर्जी। तो एसपी मुखर्जी दोस्तों जो भारतीय जनसंघ से जुड़े हुए हैं, तो भारतीय जनसंघ से जुड़े हुए हैं, तो यहां पर एसपी मुखर्जी का फोर्थ ऑप्शन में जो आपको जवाब मिल गया है। और उसके बाद मीनू मसानी, मीनू मसानी जो है वो स्वतंत्र पार्टी से जुड़ी हुई है, तो मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी से जुड़ी हुई है। उसके बाद में अशोक मेहता, और ऑप्शन बचता है डी, डी जो है वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो इसमें दोस्तों आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है दोस्तों ये थोड़े फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन है, इनमें समझने की कोई बातें नहीं होती है, कोई समझने की गुंजाइश नहीं होती है, इनको हमें वैसे ही याद करना पड़ता है जैसा का जैसा ये है। तो इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना के अधिकार की आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सूचना के अधिकार की आंदोलन की शुरुआत, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज किया है स्टूडेंट्स ने। ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो इसको महाराष्ट्र करके आए हैं, उन्होंने जवाब दिया तो उन्होंने ज्यादातर ने यही पूछा कि हम लोग सर सॉरी महाराष्ट्र नहीं मध्य प्रदेश करके आए हैं। तो मध्य प्रदेश उन्होंने क्यों किया है, देखिए दोस्तों इसका कारण ये है कि यहां पर और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश थोड़ा सा शब्दावली में एक जैसा दिखने में, इसलिए दोस्तों स्टूडेंट करे आए हैं। उसका कारण ये है दोस्तों कि ये जो सूचना के अधिकार की आंदोलन की शुरुआत की बात कर रहा है, तो असल में इसकी सूचना के अधिकार की जो एक प्रकार से जो जागरूकता जो शुरू होती है वो जरूर उत्तर प्रदेश से होती है। अब उत्तर प्रदेश से इसलिए होती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1975 में एक मामला आया था जो सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, जो राजनारायण जो है, राजनारायण के जो नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने एक याचिका दायर की थी जिसमें ये कहा गया था कि जो भी सार्वजनिक जो भी प्राधिकारी हैं उनके जो भी काम किए जाते हैं उनके द्वारा जो भी काम किए जाते हैं वो काम उनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। तो उसमें सरकार ने इस बात का दबाव डाला, सरकार की तरफ से यह पक्ष दिया गया था कि गोपनीयता रखी जानी चाहिए। गोपनीयता का जब सवाल पूछा गया सरकार से गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि गोपनीयता असल में क्या है, तो सरकार इस बात का स्पष्ट रूप से जवाब जो है वो नहीं दे पाई थी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यूपी सरकार और राजनारायण का जो ये मामला है सुप्रीम कोर्ट में चला, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया इस बात का कि जो सार्वजनिक प्राधिकारी उनके कामों को क्या कर दिया जाना चाहिए, सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए। लेकिन बाद में दोस्तों ये जो आंदोलन है ये शुरू होता है 1996 में, 1996 में शुरू होता है, राजस्थान के ब्यावर से ये शुरू होता है, और ब्यावर से ये शुरू होने के बाद में पूरे भारत में फैल जाता है। और उसके बाद में सूचना के अधिकार अधिनियम को 2005 में क्या दिया जाता है, कानूनी दर्जा दे दिया जाता है। तो सूचना का अधिकार जो अधिनियम है उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हवाला यह दिया गया है कि सूचना का जो अधिकार है वो आर्टिकल अनुच्छेद 19(1) में शामिल है, मतलब अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर शामिल है, उसको व्यक्ति को जानकारी मिलनी चाहिए। आर्टिकल अनुच्छेद 19(1) अगर आप डायरेक्ट देखते हो किसी किताब में तो आपको शायद नहीं मिलता है अनुच्छेद 19(1) में, लेकिन अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन ये क्या होगा, अनुच्छेद 19(1) आएगा, सूचना का अधिकार। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो मध्य प्रदेश करके आए थे वो उत्तर प्रदेश की वजह से कराए थे यहाँ पे, शायद यहाँ पे अगर महाराष्ट्र होता तो वो शायद महाराष्ट्र ही कराते। तो यहाँ राजस्थान जो दोस्तों वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और राजस्थान में भी सूचना का अधिकार अधिनियम है जो वो बहुत पहले लागू हो गया था, 2000 में लागू हो गया था, और बाद में जब सूचना का अधिकार अधिनियम बाद में आया अस्तित्व में तो पुराने वाले को समाप्त कर दिया गया। तो जिसके तहत कोई भी सार्वजनिक कार्यालय में कोई भी काम होता है तो उसकी जो है सूचना सादे पेपर पर प्राप्त की जा सकती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट भी बनाई हुई है आरटीआई ऑनलाइन के नाम से, वहां भी आवेदन किया जा सकता है। तो इसका दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यूएनएमओजीआरपी है। यूएनएमओजीआरपी दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का भारत पाक संबंधों के संदर्भ में बनाया गया ये एक आयोग है। मतलब ये जो यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वेशन ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो यहां पर दोस्तों यूएनओजीआरपी लिखा हुआ है। तो हमारे अकॉर्डिंग दोस्तों ये यूएनओजीआरपी नहीं होना चाहिए, ये जीआईपी होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर ग्रुप। एक मिनट दोबारा करते हैं इसको, यूएनएमओजीआरपी यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वेशन ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहां आर आ रहा है, तो अगर आप इसको सर्च भी करते हो तो यूएनएमओजीआईपी मिलेगा आपको। तो ये संयुक्त राष्ट्र का भारत पाक संबंधों के संदर्भ में बनाया गया एक आयोग है, जिसके तहत क्या होता है दोस्तों कि दोनों देशों की जो मिलिट्री एक्टिविटीज है उन पर नजर रखी जाती है। किसी भी प्रकार की जैसे
किसी की तरफ से संघर्ष विराम का अगर उल्लंघन किया जाता है तो यहाँ पर इस संधि के तहत इसमें क्या है कि रिपोर्ट किया जाता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र का भारत पाक संबंधों पर बनाया गया ये कमीशन है, आयोग है एक प्रकार से, जो इसमें क्रियान्वित होता है। तो इसका फोर्थ आंसर जो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में प्रथम बार संयुक्त विधायक दल गठबंधन की सरकार की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों इसका मैं उत्तर बता देता हूं, इसका उत्तर प्रदेश सही आंसर होता है। और संयुक्त विधायक दल गठबंधन की सरकार जो सबसे पहली बार जो बनी थी वो उत्तर प्रदेश में बनी थी और 1967 में बनी थी। कांग्रेस के खिलाफ विरोधी मोर्चे में जो विपक्ष की जो पार्टियां थी उन्होंने बनाया था इस दल को। और संयुक्त विधायक दल इसलिए बनाया गया था क्योंकि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त जो है वो नहीं हुआ था। तो कांग्रेस के विरोधी मोर्चे वाले दलों ने गठन किया था, गठबंधन किया था और इसकी सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में। तो 1 नंबर का ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका दोस्तों सही होता है। उसके बाद में करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहां कौन सा कथन असत्य है, मतलब असत्य कथन बता, लोकप्रिय आंदोलन चुनावी क्षेत्र के बाहर जन कार्रवाई पर केंद्रित करता है। लोकप्रिय आंदोलन, यहां बात हो रही है दोस्तों लोकप्रिय आंदोलन की। तो लोकप्रिय आंदोलन की बात हो रही है कि लोकप्रिय जो आंदोलन होगा, इस यहां पर शब्दावली को समझने की कोशिश करें। ये कह रहा है कि लोकप्रिय जो आंदोलन है वो चुनावी क्षेत्र के बाहर जन कार्रवाई पर केंद्रित करता है। मतलब लोकप्रिय आंदोलन का मतलब है कि मान लीजिए कोई ऐसा आंदोलन है जिसका जनता से ही लेना देना है और उसका नेतृत्व जो है वो जनता का ही कोई नेता कर रहा हो और जनता के हित की बात की जा रही है उस आंदोलन में, तो वो आंदोलन जो वो चुनावी क्षेत्र के बाहर जन कार्रवाई पर केंद्रित करेगा। मतलब उस आंदोलन का चुनावी काम से, चुनावी क्षेत्र से या चुनाव से कोई लेना देना नहीं होगा। वो किस पर केंद्रित करेगा? जन कार्रवाई पर केंद्रित करेगा, मतलब जनता पर ही केंद्रित करेगा। अगर इसको इंग्लिश में देखें तो यहां पर इंग्लिश में आप देख सकते हो, क्वेश्चन में एक तरफ हिंदी में है, दूसरी तरफ इंग्लिश में यहां लिखा है पॉपुलर मूवमेंट फोकस ऑन मास एक्शन आउटसाइड द इलेक्टोरल अरेना। मतलब यहां पर जन कार्रवाई की बात हो रही है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, सही कथन है एकदम कि लोकप्रिय जो आंदोलन है उसका चुनाव से लेना देना नहीं होता है। जैसे अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था लोकपाल को लेकर, तो वो एक प्रकार से लोकप्रिय आंदोलन था, तो उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं था उस आंदोलन का, क्योंकि अन्ना हजारे ने कोई चुनाव नहीं लड़ा उसके लिए। अगर वो उस आंदोलन में उन्होंने जीत भी हासिल की तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, तो कोई राजनीतिक फायदा नहीं उठाया अपनी तरफ से। तो यहां लोकप्रिय आंदोलन हमेशा इन्हीं चीजों से जुड़े होते हैं। 2 नंबर पे है चिपको आंदोलन शराबखोरी के विरोध में का आंदोलन था। दोस्तों चिपको आंदोलन जो है वो शराबखोरी से जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि चिपको आंदोलन जो है वो पेड़ों की रक्षा से जुड़ा हुआ था। पेड़ों की रक्षा से जुड़ा हुआ था। तो ये कथन दोस्तों यहां पर क्या है, गलत है। चिपको आंदोलन शराबखोरी के लिए नहीं था, उत्तराखंड में ये आंदोलन हुआ था और जो ये आंदोलन है ये पेड़ों की रक्षा से जुड़ा हुआ था। किसानों ने, उत्तराखंड के जो किसान है उन्होंने वृक्ष काटने का क्या किया था दोस्तों, विरोध किया था। उसके बाद में दोस्तों जो चिपको आंदोलन है उससे जुड़ी हुई एक बात और भी है, जो राजस्थान में बिश्नोई समाज है उनको वन्य जीव पर्यावरण रक्षक के तौर पर माना जाता है। उनसे जुड़ा हुआ भी एक चिपको आंदोलन 1730 में हुआ था, जिसमें जोधपुर के महाराजा अजय सिंह ने आदेश दिया था वृक्षों को काटने का। तो बिश्नोई जो अमृता देवी बिश्नोई जो है उसके नेतृत्व में बिश्नोइयों ने आंदोलन किया था और करीब 363 जो बिश्नोई लोग हैं वो वृक्षों से चिपक गए थे। जब वृक्षों को काटने के लिए जब राजा के सैनिक आए थे तो उसमें राजा के सैनिकों ने लोगों को साथ में ही काट दिया था वृक्षों के। तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि 363 जो बिश्नोई समाज के लोग हैं उन्होंने अपनी बलिदानी दी थी। और जो खेजड़ी गांव है वहां से ये घटना दोस्तों जुड़ी हुई है। तो आज भी अमृता देवी है जो उसके एक प्रकार से बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो बाद में ये उत्तराखंड में जो चिपको आंदोलन हुआ ये इसी से एक प्रकार से प्रेरित है, यहां पर इसी से प्रेरित कह सकते हैं आप इसको। तो इसमें दोस्तों आपका 2 नंबर का तो असत्य होगा। उसके बाद में तीसरा और चौथा भी देख लेते हैं। तीसरा चौथा कहता है लोकप्रिय आंदोलनों व राजनीतिक दलों के मध्य संबंध कमजोर होता है। बिल्कुल सही बात है, लोकप्रिय आंदोलन और राजनीतिक दलों के मध्य दोस्तों संबंध वाकई में कमजोर होता है, उसके बीच में संबंध नहीं होता इतना बड़ा। 4 नंबर कह रहा है नवीन सामाजिक आंदोलन जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, नवीन सामाजिक जो आंदोलन है वो जनता के अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं। तो यहां पर
इसमें 2 नंबर का ऑप्शन है वो असत्य है, तो आपका आंसर होगा 2 नंबर का ऑप्शन जो है वो होगा। तो करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस लेखक का भारत के बारे में यह विचार है कि एक संविधान इस बात की ओर इंगित करता है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि लेखक का भारत के बारे में यह विचार है कि एक संविधान इस बात की ओर इंगित करता है कि हमें किस दिशा की तरफ चलना है, परंतु सामाजिक संरचना यह तय करेगी कि हम कितनी दूर और किस गति से आगे बढ़ने में क्या है, सक्षम है। तो यहां पर इसका जो सही जवाब है, इसके लेखक का विचार पूछा गया है, तो यहां पर आंद्रे बेताई हमने दोस्तों सही जवाब जो है वो ढूंढा है हमने, और हमारे अकॉर्डिंग हम आंद्रे बेताई 3 नंबर ऑप्शन जो है वो सही मान के चल रहे हैं यहाँ पे। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस दिनांक को भारत व भूटान के बीच मित्रता की संधि, शांति की मांग व एक दूसरे के आंतरिक मामलों में एसएफ पर हस्ताक्षर किए गए। तो यहां पर दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है 8 अगस्त 1949 बिल्कुल सही होगा। 8 अगस्त 1949 है, ये दिन ऐसा था जिस टाइम जो है वो भारत और भूटान के बीच में मित्रता की संधि हुई थी, और ऐसा कहा गया कि दोनों देश जो वो एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप जो है वो नहीं करेंगे। मतलब भारत को भूटान के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं है। अगर भूटान के द्वारा किसी प्रकार की कोई मदद मांगी जाती है तो भारत जो है वो जरूर क्या करेगा, मदद करेगा यहां पर। तो जैसे डोकलाम पठार को लेकर जो विवाद है उसमें भारत ने चाइना को कब्जा करने से रोक दिया था, तो ये क्वेश्चन भी आपके आगे आएगा जिसमें हम बात करेंगे। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है हैंड इन हैंड 2008 का सेना का आतंकवाद विरोधी अभियान संयुक्त रूप से किन देशों ने किया। तो यहां दोस्तों भारत और चीन जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा 2 नंबर पे। हैंड इन हैंड जो है 2008 का आतंकवाद विरोधी अभ्यास जो है भारत और चीन के बीच में हुआ था, तो 2 नंबर सही ऑप्शन मान के चल रहे हैं हम। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत बांग्लादेश के मध्य हुए भूमि सीमा समझौते 2015 में भारत द्वारा प्रदान किए जा रहे एनक्लेव से संबंधित राज्यों का सही समूह। ये यहां पे बात कर रहा है दोस्तों कि भारत ने जो 100वां संविधान संशोधन भारत सरकार जो लेकर आई थी, वो इसमें जो जुड़ा हुआ था 100वें संविधान के अंतर्गत क्या है कि भारत ने कुछ क्षेत्रों को बांग्लादेश को सौंपा था, और बांग्लादेश जो है उन्होंने भी कुछ क्षेत्र जो भारत को सौंपे थे। तो इसमें करीब 111 कॉलोनियां जो है भारत ने बांग्लादेश को सौंपी, 51 कॉलोनियां जो है वो बांग्लादेश ने भारत को सौंपी है यहां पर। और जो नागरिक है इनके, उनका भी मैनेजमेंट इसी तरीके से किया गया, जिसमें ये रखा गया कि अगर कोई बांग्लादेश में जाना चाहे तो वो बांग्लादेश में जा सकता है, और भारत में रहना चाहे तो वो भारत में रह सकता है। तो ये 100वां संविधान संशोधन लाया गया था। तो इसमें दोस्तों 3 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा अगर आप देखते हो, इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा आपका, असम, मेघालय, त्रिपुरा की इन तीनों की जो सीमाएं हैं वो बांग्लादेश से मिलती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा की सीमा इन तीनों से मिलती है, तो जाहिर सी बात है क्षेत्र भी इन्हीं से जुड़ा हुआ ही है, इनसे जुड़ी हुई बात है 100वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। तो तीसरा ऑप्शन दोस्तों इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संदर्भ में सबसे पसंदीदा देश, मतलब MFN लिखा हुआ है, तो मोस्ट फेवर्ड नेशंस की बात हो रही है। यहाँ का सही समूह पहचानिए सितंबर 2008 तक। तो दोस्तों यहां पर मोस्ट फेवर्ड नेशन नेपाल, म्यांमार, मालदीव ये है। यहां पर देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन का आप पता वैसे भी लगा सकते हो कि यहाँ पर नेपाल, यूक्रेन दे रखा है, तो यूक्रेन नहीं हो सकता, बांग्लादेश भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मोस्ट फेवर्ड नेशन में बांग्लादेश का होना बड़ा मुश्किल है भारत के लिए। और उसके बाद में चौथे में भी बांग्लादेश दे रखा है, तो लेकिन 3 नंबर का जो ऑप्शन है उसमें नेपाल, म्यांमार और मालदीव, तो ये तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो तीसरा जो आंसर है दोस्तों वो आपका इसमें सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। इसमें 1 नंबर पे दिया है डोकलाम एक ट्रांजैक्शन है। बिल्कुल दोस्तों डोकलाम जो है वो एक ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इसकी जो सीमा है वो चाइना से लगती है, भूटान और सिक्किम से लगती है, इस प्रकार ये एक ट्रांजैक्शन बनता है। तो यहां पर यह विवाद मूलतः चीन व भूटान के, बिल्कुल सही है दोस्तों, यह विवाद जो है चीन व भूटान के बीच में ही है, भारत का विवाद नहीं है एक प्रकार से, मतलब भारत के व्यक्तिगत मामलों से, क्योंकि इस जो पठार है इस पर चाइना भी अपना आधिपत्य बताता है, और इस दर भूटान, मतलब एक भूटान भी इस पर अपना अधिकार बताता है और चाइना भी, दोनों ही देश अपना अपना अधिकार बताते हैं। और उसके बाद में 3 नंबर पे लिखा वर्तमान में डोकलाम पर चीन का कब्जा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, 2017 में जरूर ऐसा हुआ था कि चाइना के सैनिक जो है वो डोकलाम में घुस आए थे और उन्होंने वहां पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिक वहां पर पहुंच गए थे मदद करने के लिए, और उन्होंने जो डोकलाम है उस पर कब्जा करने से चाइना को रोक दिया था। बाद में मामला काफी बड़ा था,
तो उसके लिए दोनों देशों की जो सेनाएं है वो अपने अपने क्षेत्र में वापस लौट गई। तो डोकलाम पर कब्जा नहीं कर पाया था चाइना, तो वर्तमान में ये चाइना का कब्जा नहीं है। तो 3 नंबर का बिल्कुल गलत है, पहला और दूसरा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तो पहला और दूसरा इसके लिए, हाँ इसमें ऑप्शन देखिए दोस्तों, पहला व दूसरा सही व तीसरा गलत। तो यहां पर बिल्कुल सही है, पहला दूसरा दोनों सही होंगे, जो तीसरा है वो गलत की श्रेणी में बताया मैंने। तो इसमें ऑप्शन इस टाइप के हैं, तीसरे में पहला दूसरा सही व तीसरा गलत हो। तो 3 नंबर जो दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पे। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं की कुछ समान विशेषताएं होती है, इन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है। तो ए नंबर पे है सभी के पास एक संरचना होती है। 2 नंबर कहता है बी सभी के द्वारा समान कार्य निष्पादित किए जाते हैं। और इंग्लिश में देख सकते हैं दोस्तों हम लोग, ये कह रहा है कि दे परफॉर्म सेम फंक्शन, मतलब राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहा है यहां पर, कि पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहा है यहां पर, किसी भी प्रकार की कोई भी राजनीतिक व्यवस्था उसकी बात कर रहा है कि सभी के पास एक संरचना होती है। तो दोस्तों ये बात सही है, सभी के पास संरचना होती है। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है उसके पास कोई ना कोई अपनी संरचना होती है। दे मतलब इसमें ए नंबर कह रहे हैं दे ऑल हैव ए स्ट्रक्चर। बिल्कुल दोस्तों, जब तक स्ट्रक्चर नहीं होगी तब तक राजनीतिक व्यवस्था नहीं माना जाएगा उसको, बिना स्ट्रक्चर के, बिना ढांचे के। तो ए नंबर बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि सभी के द्वारा समान कार्य निष्पादित किए जाते हैं, ये गलत है दोस्तों, सभी के द्वारा समान कार्य निष्पादित नहीं हो सकते। हमारे कोडिंग हम इसको सही नहीं मारे, इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है दे परफॉर्म सेम फंक्शन, तो दे परफॉर्म सेम फंक्शन ये सही नहीं हो सकता। सेम फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं किए जाते हैं, सभी के द्वारा अलग अलग तरीके से काम किया जाता है। तो यहां बी को हम सही नहीं मान रहे हैं। और सी कह रहा है कि इन संरचनाओं के द्वारा एक से ज्यादा कार्य निष्पादित किए जाते हैं। इन संरचनाओं के द्वारा एक से ज्यादा कार्य निष्पादित किए जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, एक से ज्यादा कार्य निष्पादित किए जाते हैं। दी स्ट्रक्चर परफॉर्म मोर देन वन फंक्शन, बिल्कुल सही है दोस्तों। एक ही फंक्शन को चलाना बिल्कुल कहना सही नहीं होगा, उनके द्वारा एक से ज्यादा कार्य किए जाते हैं। डी कह रहा है सभी व्यवस्थाओं में आधुनिक व प्राचीन तत्वों का समावेश होता है। यहां पर इंग्लिश में देखते हो तो ये कहते हैं कि ऑल सिस्टम है मॉडर्न एंड प्रिमिटिव एलिमेंट्स। तो ये दोस्तों डी जो है इसमें ये भी सही है। सभी व्यवस्थाएं, कोई भी किसी भी देश से जुड़ी हुई समझ व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, उसमें आधुनिक और प्राचीन तत्वों का समावेश होता ही होता है। चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी राजनीतिक व्यवस्था हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो। तो हम दोस्तों इसमें ए, सी व डी स्वीकार कर रहे हैं, सॉरी इसमें बी को नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, ए, सी, डी स्वीकार कर रहे हैं। और ज्यादातर जो छात्र हैं दोस्तों इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो करके हैं सभी विस्तार, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग दोस्तों हम ए, सी, डी ही मान रहे हैं। जो आरपीसी जो आंसर की देगी बाकी वही फाइनल होगा इसमें, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग हम चौथा आंसर जो बिल्कुल सही मान के चल रहे हैं, ए व सी, डी स्वीकार्य होते हैं। क्योंकि इन संरचनाओं के द्वारा जो सभी समान कार्य नहीं किए जाते, इसको हम सही नहीं मान सकते। ये एक्सेप्ट स्वीकार करने लायक कथन बन नहीं रहा है हमारे लिए। तो हम चौथा जो है वो इसमें सही मान रहे हैं, ए, सी, डी स्वीकार्य है। तो करते हैं अगले क्वेश्चन पे बात दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि चुनाव के एक अध्ययन में मतदाताओं की पसंद को उनके आर्थिक स्थिति से जोड़कर देखा जाता है और एक प्रकार का प्रतिमान पता चलता है। यह व्यवहारवाद की विशिष्ट प्रकार की विशेषता को दर्शाता है, उसको कहते हैं। तो यहां दोस्तों ये व्यवहारवाद के बारे में पूछ रहा है। व्यवहारवाद जो है वो डेविड ईस्टन का जो व्यवहारवाद है उसमें 8 आधारशिलाएं दी हुई है। तो 8 आधारशिलाएं जिनको बताया उसमें जो फर्स्ट जो फंक्शन है वो है नियमितता। और अगर हम इसको इंग्लिश में देखते हैं तो यहां ये कहता है कि इन ए स्टडी ऑफ इलेक्शन वोटर्स प्रेफरेंस आर लिंक्ड विद देयर इकोनॉमिक स्टेटस एंड काइंड ऑफ ए पैटर्न इज रिवील्ड। इट रिफर टू द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियरलिज्म दैट इट। इसमें यह कहना चाहता है कि जो मतदाताओं की जो पसंद है उसको आर्थिक स्थिति से जोड़कर देखा जाता है। मतलब मतदाता जो है वो एक विशेष प्रकार का यहां पे व्यवहार कर रहा है। तो दोस्तों व्यवहारवाद का जो नियमितता से जुड़ा हुआ जो पहला जो फंक्शन दिया हुआ है वो ये कहता है कि मनुष्य जो है उसमें बहुत प्रकार की वैचारिक भिन्नताएं होती है, लेकिन फिर भी जो है मनुष्य जो है वो एक प्रकार का व्यवहार करता है। जैसे इनका कहना है कि किसी एक विशेष प्रोफेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, किसी एक आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए लोग, या फिर किसी एक अन्य कोई परिस्थिति से जुड़े हुए लोग, जैसे हम कह सकते हैं कि कोई सामाजिक कंडीशन से जुड़े हुए लोग हैं,
तो सामाजिक कंडीशन से जुड़े हुए लोग हैं वो क्या करते हैं, हमेशा ऐसा अध्ययन में पाया गया है कि वो एक ही प्रकार की पार्टी को वोट करते हैं। मतलब यहां पर रेगुलरिटी दिखाई देती है, कुछ विशेष प्रकार की निरंतरता दिखाई देती है मनुष्य के व्यवहार के अंदर, ऐसा पाया गया है व्यवहारवाद में। तो इसको नियमितता कहा गया है कि वैचारिक भेदभाव जरूर होता है मनुष्य के अंदर, लेकिन एक खास पैसे से जुड़े हुए लोग इसी खास पार्टी को पसंद करते हैं, एक खास आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए लोग एक खास जो पार्टी उसको पसंद करेंगे, या कोई पैसे से जुड़े हुए लोग वो अलग प्रकार से। तो यहां पर यह कहना चाहता है कि यहां नियमितता दिखाई पड़ती है मनुष्य के व्यवहार में। तो यहां नियमितता जो दिखाई पड़ती है, ये दोस्तों इसका जो है 1 नंबर का जो आंसर है वो बिल्कुल आपका सही होगा। बाकी दोस्तों जब व्यवहारवाद हम जब पढ़ेंगे हमारी वीडियोस में, तो उसमें मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो यहां पर ये चुनाव का उदाहरण लिया गया है व्यवहारवाद के अकॉर्डिंग, 8 बौद्धिक जो आधारशिलाएं हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें आपका 1 नंबर का ऑप्शन जो है वो दोस्तों बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद के संदर्भ में सही युग्म पहचानिए। यहां पर दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, इसमें 3 नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, शोध व्यवस्थित होनी चाहिए, डेविड ट्रूमैन। तो 3 नंबर ऑप्शन जो है हम बिल्कुल सही मान के चलेंगे यहां पे। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा डेविड ईस्टन के व्यवस्था उपागम में मांगों के अतिभार की समस्या को कम करने का नियामक यंत्र है। देखिए दोस्तों, जो डेविड ईस्टन है उन्होंने जो नियामक यंत्र बताया है, नियामक यंत्र का मतलब है कि जब सिस्टम में, जब पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है कि मांगों का भार बढ़ जाता है, मतलब जनता की जो अपेक्षाएं वो ज्यादा बढ़ जाती है, जब जनता की मांगे ज्यादा बढ़ जाती है तो उनको कंट्रोल करने के नियामक यंत्र बताए हैं। तो इसमें दोस्तों उन्होंने 4 प्रकार के नियामक यंत्र बताए हैं, जिसमें है संरचनात्मक, सांस्कृतिक, संचार यंत्र और न्यूनन यंत्र। ये 4 यंत्र जो हैं दोस्तों, ये डेविड ईस्टन ने अपने विचारों में सुझाए हैं। मैं ऊपर लिख रहा हूं इसको, न्यूनन यंत्र को। तो ये 4 जो बताए उन्होंने, तो संरचनात्मक में इन्होंने बताया है कि जो राजनीतिक दल है या दबाव समूह है, जो जिनको राजनीतिक दल बोला जाता है, दबाव समूह बोला जाता है, इनके द्वारा इनसे ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे क्या हो कि मांगों के अतिभार को कम किया जा सके, राजनीतिक दलों के द्वारा कंट्रोल किया जा सके। जैसे किसी भी प्रकार की, सांस्कृतिक का मतलब है कि रीति रिवाज या सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ किसी प्रकार का कोई इस प्रकार की घटना को क्रिएट करके जिसे मांगों के अतिभार को कम किया जा सकता है। संचार का मतलब है कि जो संचार के साधन है देश में, जैसे मीडिया है, समाचार पत्र है, इनके द्वारा मांगों को क्या है, मांगों के भार की जो समस्या है उसको कंट्रोल किया जाए। और न्यूनन यंत्र जो है, इसमें न्यूनन यंत्र में आता है कि जो कार्यपालिका और जो विधायिका है उसके द्वारा किया जाएगा। मतलब जैसे मांगों की अगर ज्यादा भार बढ़ जाता है, जैसे मान लो कि देश में लोकपाल की मांग होने लगी, और लोकपाल की जब मांग होने लगी तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, इसकी मांग को मानना पड़ा। तो ये कौन सा यंत्र काम आया, इसमें न्यूनन यंत्र काम आया। मतलब 4 नंबर पे कार्यपालिका व विधायिका आएगा इसमें। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, इसमें देखिए दोस्तों, डेविड ईस्टन की जो व्यवस्था उपागम का नियामक यंत्र जो है, इसमें से सिर्फ एक मैच हो रहा है, वो है 4 नंबर का सांस्कृतिक यंत्र। बाकी आर्थिक, भौगोलिक, प्रशासनिक जो है वो इस तरह की कोई बात डेविड ईस्टन ने कही नहीं है अपने विचारों में। तो यहां पर ऑप्शन सीधा ही डायरेक्ट क्या होगा, चौथा ही होगा। तो चौथा ऑप्शन इसमें दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचारक पारस्परिक परमाणु प्रतिरोध को इकाई विटो व्यवस्था कहता है, इकाई विटो सिस्टम कहता है। तो दोस्तों यहां मार्टिन केपलोन जो 4th नंबर का जो आंसर है वो बिल्कुल इसमें क्या हो जाएगा, सही होता है आपका। तो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजनीतिक विकास से संबंधित संकल्पनाओं के संदर्भ में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। यहां पर देखिए दोस्तों, जो आपको इसमें एक तरफ विद्वान दे रखे हैं, दूसरी तरफ संकल्पनाएं दे रखी है। तो एक तरफ फ्रेडरिक्स दे रखा है, फ्रेडरिक्स का विकास का फंदा, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। फ्रेडरिक्स है, उन्होंने विकास का फंदा दिया था। उन्होंने फ्रेडरिक्स ने जो विचार दिया था उसमें एक तरफ समानता और क्षमता, ये 2 प्रकार की बातें की थी उन्होंने। समानता और क्षमता की दोनों की बात की थी कि समानता और क्षमता जो है वो दोनों चीजें बराबर बनी रहनी चाहिए। समानता क्षमता, जब समानता या क्षमता में क्या होने लग जाएगा कि विभेद होने लग जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगी, जो
जो है, किसी भी प्रकार की कोई भी राजनीतिक विकास जो है वो क्या होता है कि विकास के फंदे में फंस जाएगा। तो ये दोस्तों हम जब राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें हम पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे। सैमुअल हंटिंगटन का दोस्तों इसमें अगर इंग्लिश में देखें तो यहां पर सैमुअल हंटिंगटन का है गैप हाइपोथेसिस। तो सूचक का मतलब है यहां पे कि डिफरेंशियल पॉलिटिकल कल्चर, ये इसमें दोस्तों हम सही मान रहे हैं इसको, ये सही है। और इटली दे रखा 2 नंबर पे, उसमें विमुख राजनीतिक संस्कृति जिसमें उन्होंने दिया है एन एलाइनेटेड पॉलिटिकल कल्चर, तो यहां पर इटली जो है ये भी सही है दोस्तों। उसके बाद में जर्मनी का ये दे रहा है एलाइनेटेड एंड एस्पिरेशनल पॉलिटिकल कल्चर। तो जर्मनी जो दोस्तों वो हम ऑप्शन इसको जो है वो गलत मान रहे हैं, क्योंकि जर्मनी और इटली के बारे में एक ही प्रकार की बात कही थी सिडनी वर्बा और गैब्रियल आर्मेंड ने, लेकिन यहां पर कुछ जर्मनी वाले ऑप्शन में आपको विमुख में आकांक्षापूर्ण राजनीतिक संस्कृति देखने को मिल रही है। तो ये जर्मनी जो ऑप्शन इसका वो सही नहीं होगा। उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका पार्टिसिपेंट सिविक कल्चर, तो ये भी सही है दोस्तों, चौथा नंबर। तो इसमें 3 नंबर जो है दोस्तों आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। और उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था को सहकारी संघवाद कहा है? तो दोस्तों यहां पर अगर इसको इंग्लिश में हम देखते हैं तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन होता है, इंग्लिश मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो संविधान की जो रिव्यू, हाँ, कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, थे नीति निर्देश आर्टिकल जो 356 है उससे जुड़े हुए भी इन्होंने सुझाव की जाए और उसमें गवर्नमेंट को सुझाव। दोस्तों आपके क्वेश्चन थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए क्वेश्चन दोस्तों, जो हमने 120 क्वेश्चन अभी तक किए हैं। तो दोस्तों बहुत मेहनत की है हम लोगों ने। और बाकी दोस्तों आप हमारी बेल आइकन को जरूर दबाइए।
तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।